उधर सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई प्रेरणा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो नीले सांप वाला रहस्यमय आदमी पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकता है। लेकिन ये सचमुच हुआ था, क्योंकि जिस फुटपाथ पर वो आदमी खड़ा हुआ था वहां अब दूर दूर तक कोई भी नहीं था। प्रेरणा मन ही मन सोचने लगी, मेरे भाई अमृत की गर्दन पर नीला निशान और इस आदमी की गर्दन में एक जिंदा नीले सांप का लिपटा होना, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। कहीं इस आदमी को उन्हीं लोगों ने तो नहीं भेजा जिन्होंने मेरे भाई को अपने चंगुल में फंसा रखा है। मुझे अब हर हालत में उसे ढूंढना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बात राणा अंकल को जरूर बता देनी चाहिए। इसी के साथ प्रेरणा कांस्टेबल राणा का नंबर डायल करते हुए तेजी से उस फुटपाथ पर आगे बढ़ने लगी। वो बहुत ही चौकन्नी निगाहों से लगातार अपने चारों तरफ देखती जा रही थी, लेकिन उसे उस आदमी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया और न ही कांस्टेबल राणा का फोन लग सका। बार बार उसकी कॉल ड्रॉप ही हो रही थी। प्रेरणा अब बहुत दूर चली आई थी। सड़क के किनारे उसे एक सुनसान और अंधेरी सी गली दिखाई दी। प्रेरणा रुक गई और इधर उधर देखने लगी कि उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। तभी उसे एक बहुत ही हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे अभी अभी कोई चीज बहुत ही तेजी से उस गली में रेंगती हुई गई हो। प्रेरणा ने फौरन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और इसी के साथ उसे गली में एक टेढ़ा मेढ़ा निशान नजर आया। ये निशान ऐसा था जैसे कोई सांप यहाँ से रेंगता हुआ गुजरा हो, और इस निशान का रंग एकदम नीला था। तभी प्रेरणा घबराकर पीछे मुड़ी और उसने गली के उस छोर की तरफ फ्लैशलाइट मारी जहां से वो इस गली में दाखिल हुई थी। उसे वहां भी एक नीला निशान ही दिखाई दिया, बिल्कुल सांप जैसा। प्रेरणा ने अब एक बार फिर से कांस्टेबल राणा का नंबर डायल किया। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी और साथ ही एक पीली रोशनी वहां चमक उठी। प्रेरणा ने फौरन उस तरफ देखा जहां से यह रोशनी और वो आवाज आई थी। उसने पाया कि इस वक्त वो जहां पर खड़ी हुई है वहां से थोड़ी दूरी पर एक और छोटी सी तंग गली है, और वहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लगी हुई है, और उसी आग की लपट की वजह से ये पीली रोशनी रह रहकर चमक रही थी। तभी वो चीख फिर से सुनाई दी, जिसे सुनकर प्रेरणा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो चीख एक औरत की थी। प्रेरणा तेजी से अब उस तरफ भागी और उस गली के मुहाने पर पहुंचकर उसने जो देखा तो खुद उसकी चीख निकल गई। उसके सामने आग की लपटों में घिरी हुई एक औरत पूरी तरह चिल्ला रही थी। उसका पूरा जिस्म उस आग में धू धू करके जल रहा था। मुझे बचाओ, प्रियंवदा! वो औरत फिर से चिल्लाई। उस औरत के मुंह से प्रियंवदा नाम सुनकर प्रेरणा चौंक उठी। ये सब क्या हो रहा है? दहशत के मारे प्रेरणा बुरी तरह से कांपने लगी और मन ही मन में बोली, इसके हाथ में भी वही सोने की चील वाला कड़ा है। मतलब ये औरत तो वही लग रही है जो मुझे उस सपने में दिखाई दी थी, और तब भी इसने प्रियंवदा का ही नाम पुकारा था। पर इसकी शक्ल मुझे क्यों नहीं दिखाई देती साफ साफ? प्रेरणा ये सब सोच ही रही थी, और आग में जलती हुई वो औरत बार बार किसी प्रियंवदा को पुकारते हुए तड़प रही थी। प्रेरणा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारी और आग बुझाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। आग की तपिश इतनी तेज थी कि एक पल के लिए प्रेरणा को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। उसने फौरन अपनी जैकेट उस औरत के जिस्म पर मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या? प्रेरणा की वो जैकेट ना तो उस औरत के जिस्म को ना ही उस आग को छू भी पाई, क्योंकि पता नहीं कैसे प्रेरणा और उस जलती हुई औरत के बीच कांच की बनी हुई एक बहुत ऊंची दीवार वहां खड़ी हो गई थी। ओह नो, ये औरत तो ठीक उसी तरह इस कांच की दीवार में कैद है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। लेकिन मुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। ये सोचते हुए प्रेरणा ने पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और कांच की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी।
लेकिन पूरी ताकत से पत्थर मारने के बावजूद उस कांच पर कोई असर नहीं हुआ। वो जलती हुई औरत भी जोर जोर से अपने हाथ उस कांच पर मारने लगी। तभी प्रेरणा ने अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों को महसूस किया और इसी के साथ उसे एक फुफकार सुनाई दी। प्रेरणा ने पीछे पलटकर देखा तो उस अंधेरी गली में हर कोने में से वैसे ही नीले सांप निकलते हुए दिखाई देने लगे जैसे उस आदमी की गर्दन पर होते हैं, और वो सांप अपना फन फैलाकर प्रेरणा के इर्द गिर्द रेंगने लगे। वो पूरी गली अब सांपों से भर गई और वो धीरे धीरे उसके करीब और करीब आते जा रहे थे। ये नजारा देखकर प्रेरणा के होश और हवास उड़ गए। वो गश खाकर वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई, जबकि आग की लपटों में झुलसती हुई वो औरत अब भी पुकार रही थी, प्रियमवदा, मुझे बचाओ प्रियमवदा। तभी वो नीले सांप वाला आदमी उसके पास आकर उकड़ू तरीके से बैठ गया और बेहोश पड़ी प्रेरणा को इस बात की भनक भी नहीं थी। जहां एक जलती हुई औरत बार बार प्रियमवदा प्रियमवदा कहकर खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर वर्तिका अपने बेटे इंद्र को बचाने के लिए मोहिनी के कक्ष की तरफ पहुंच गई। वो सीधा मोहिनी के कक्ष में दाखिल होना चाहती थी, पर उसे ऐसा करने से वहां पहरेदारी में खड़ी 2 विषानियों ने रोक लिया था। वर्तिका ने उनसे विनती करते हुए कहा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे मोहिनी जी, मेरा मतलब है स्वामिनी जी से कुछ जरूरी बात करनी है। पर उसकी बात को अनसुना करते हुए उनमें से एक विषानी बोली, स्वामिनी अभी किसी से नहीं मिलना चाहती। उन्होंने सख्त मना किया है कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश ना करे। ये सुनकर एक बार फिर से वर्तिका बोली, एक बार सिर्फ इतना बोल दो कि वर्तिका अपने बेटे इंद्र के बारे में उनसे बात करना चाहती है। वर्तिका ये बोल ही रही थी कि तभी मोहिनी की गुस्से भरी आवाज वहां गूंजी, कौन है जो मेरे ध्यान में विघ्न डाल रहा है? उसकी आवाज सुनते ही दोनों विषानियां सहम गईं, पर वर्तिका को मौका मिल गया और वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और उसके पीछे दोनों विषानियां भी अंदर भागी भागी आईं और वहां से वर्तिका को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगी। पर ये सब देखकर मोहिनी ने उसे एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ वर्तिका? इस तरह मेरे आदेश के बिना जबरदस्ती मेरे कक्ष में ऐसा प्रवेश करने की क्या औचित्य है? क्या अब तुम हमारे आदेशों का अनादर करोगी? ये सुनकर वर्तिका नजरें झुकाए बोली, नहीं स्वामिनी, मैं आपके आदेश का बिल्कुल अनादर नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरा बेटा इंद्र, वो विषानियां। इससे पहले कि वो कुछ और आगे कहती, मोहिनी ने उसकी बात काटते हुए बोला, अगर मेरे आदेश का अनादर नहीं करना था तो तुम्हें अपने बेटे इंद्र को हमें बहुत पहले ही सौंप देना चाहिए था। जब तुम आज से 24 साल पहले हमारी शरण में आई थी, रोती बिलखती, तो हमने तो एक बार भी तुम्हें शरण देने से पहले नहीं सोचा था, तो फिर तुम्हें क्यों सोचना पड़ा अपने बेटे को निर्वाणा भवन में भेजने से पहले? अगर तुमने भी इंद्र को हमारी शरण में सौंप दिया होता तो हम भी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देते, पर नहीं, तुमने हमारे आदेश को अनसुना किया और इसलिए देखो, आज खुद ही तुम्हारा बेटा हमारे इस भवन में आ गया। अब वो इसी भवन की शोभा है और अब तुम्हारा उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, भूल जाओ उसे। इसी में तुम्हारी और उसकी भलाई है। और ये कहते कहते मोहिनी की आवाज में थोड़ा गुस्सा झलकने लगा। ये सुनकर वर्तिका, जो न्याय की उम्मीद में मोहिनी के पास आई थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका बेटा उससे छिन गया था। वो कुछ भी बोलती इससे पहले ही मोहिनी ने आगे बोला, याद रखना, इस महल में कब कौन आता है और कब कौन जाता है, क्या करता है और क्या सोचता है, सब कुछ मोहिनी को पता होता है। कुछ भी मेरी नजरों से नहीं बचता ना छुपता है। मैं बंद आंखों से ही उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। इसके बाद
वो उन दोनों विषानियों को बोलती है, जाओ और जाकर इंद्र को उस खास कक्ष में ठहराओ। आज से वो इस निर्वाणा भवन की खास श्रेणी में आ गया है। याद रखना, उसका तुम लोगों को खास ध्यान रखना है। इतना बोलकर मोहिनी वहां से चली जाती है और वर्तिका वहां ठगी सी खड़ी रह जाती है, जैसे उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इधर अरण्य ग्राम में रुद्र निरंजन पान वाले की दुकान पर खड़ा उसकी बताई बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रुद्र का ध्यान भंग हुआ और उसने देखा कि ये तेज रफ्तार पुलिस की जीप कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाती हुई इसी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। ये पुलिस की जीप थी जो निरंजन की दुकान के पास ही आकर रुकी। उसमें से 2 कांस्टेबल फुर्ती से नीचे उतरे। इस गांव का मुखिया कहाँ है? एक कांस्टेबल ने सख्ती के साथ कहा। फटाफट बुलाओ उसे। हमारी नई थाना इंचार्ज और इंस्पेक्टर प्रीत मैडम को पूछताछ करनी है। प्रीत मैडम शब्द सुनकर रुद्र ने चौंक कर देखा और फिर जो कुछ उसने देखा तो बस वो देखता ही रह गया, क्योंकि जीप में से अभी अभी उसी की हम उम्र एक लड़की बाहर निकली थी। उसकी खूबसूरती देखकर रुद्र तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। दूधिया गोरा रंग, आंखों पर डार्क शेड्स और लंबे घने बालों को कसकर एक जूड़े में बांधे हुए, गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट की जगह एक संजीदगी लिए इंस्पेक्टर प्रीत खड़ी थी। उसके जिस्म पर कसी हुई पुलिस की यूनिफॉर्म इतनी फब रही थी जैसे वो उसी के लिए बनी हो। अपनी कमर में लगे सर्विस रिवॉल्वर के केस पर हाथ जमाए हुए जब वो आगे बढ़ी तो उसकी चाल में पुलिस वालों जैसी सख्ती मौजूद थी। उसे देख रुद्र का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो किसी उल्लू की तरह आंखें फाड़े हुए बस लगातार इस लेडी इंस्पेक्टर को देखे जा रहा था। मुखिया जी भी वहां लगभग भागते हुए आए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्कार मैडम। लेकिन लेडी इंस्पेक्टर ने मुखिया जी की बात पूरी होने से पहले उसे भी ऊंचे लहजे में कहा, फालतू की फॉर्मेलिटी छोड़िए और ये बताइए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है आपके गांव में। काफी समय से अरण्य ग्राम और उसके आसपास के गांव कस्बों से एक के बाद एक नौजवान लड़के अचानक गायब होते जा रहे हैं और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि काफी अरसे से ये खेल चल रहा है। इंस्पेक्टर प्रीत ने आगे बोला, और हाल ही में वो लड़का विक्रम, हाँ, जिसकी लाश गांव से बाहर एक सुनसान झोपड़ी में मिली थी, उसका पोस्टमार्टम करवाए बगैर तुम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर डाला। और मुझे पता चला है आश्रम में भी लड़के भेजे जाते हैं। वो एक लड़का कुछ दिन पहले भेजा था, क्या नाम था उसका? क्रांति के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में तो अब ये सवाल पैदा हो रहा था कि राजी और विक्रम के बारे में पुलिस को कैसे पता चला। तभी मुखिया थोड़े मुलायम लहजे में बोले, अरे मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। वो राजी तो अनाथ और बेरोजगार लड़का था और वो खुद ही अपनी मर्जी से निर्वाणा भवन में अपना श्रमदान देने के लिए चला गया है, तो इसमें हम क्या करें। और रही बात उस विक्रम की, तो मैडम जी उसे तो किसी भेड़िए या लकड़बग्घे ने अपना शिकार बना लिया, तो फिर इसमें पोस्टमार्टम करवाने की कोई बात ही नहीं थी। बस मुखिया जी, ये घिसी पीटी कहानी मुझे मत सुनाइए। लेडी इंस्पेक्टर ने मुखिया को डांटते हुए बीच में ही रोक दिया। और ये बताइए कि कुछ दिन पहले कुछ शहरी लड़के इधर जंगल सफारी के लिए आए थे। उनमें से विक्रांत नाम का एक लड़का था और उसके 2 दोस्त, वो तीनों भी गायब है। वो विक्रांत भी सुना है आखिरी बार इसी गांव में देखा गया था। ये बोलते बोलते लेडी इंस्पेक्टर की नजर अचानक निरंजन पान वाले की दुकान पर चली गई। वहां खड़ा हुआ रुद्र अभी भी किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा था और बस इंस्पेक्टर को ही घूरे जा रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से डार्क शेड्स हटाए और उंगली से इशारे से रुद्र को बुलाते हुए कहा, हेलो, इधर आओ तुम। लेकिन रुद्र ने तो मानो ये बात सुनी ही नहीं थी, बल्कि जैसे ही उसने लेडी इंस्पेक्टर की खूबसूरत आंखों को देखा, वैसे ही वो अपने बचे कुचे होशो हवास भी खो बैठा। लेडी इंस्पेक्टर अब गुस्से से चलती हुई उसके नजदीक आती हुई बोली, क्या तुम बहरे हो और ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? फिर उसने निरंजन से पूछा, कौन है ये आदमी? इस गांव का है या बाहर से आया है?
निरंजन एकदम से घबरा गया और अपने दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, अरे हमने कुछ नहीं किया मैडम जी, हम तो एकदम बेकसूर हैं। हमें कुछ नहीं पता कि ये आदमी कहाँ से प्रकट हुआ है। What the hell? इंस्पेक्टर गुस्से से बड़बड़ाती हुई बोली, इस गांव में सब पागल ही पागल हैं क्या? तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन स्क्रीन पर एक नजर डाली, फिर मुखिया जी और क्रांति की तरफ देखते हुए बोली, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अभी रात होने को है, इसीलिए फिलहाल मैं जा रही हूँ। कल तक पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे मिलो। इस मामले की पूरी तफ्तीश अब मैं कर रही हूँ। इसके बाद उसने एक नजर रुद्र पर डाली और अपनी जीप में बैठकर वहाँ से रवाना हो गई। और रुद्र बस उसे खड़ा देखता ही रह गया। और तभी उसने देखा कि उसकी इस हरकत से नाराज गांव वाले गुस्से में उसे ही घूर रहे थे और लठ लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर रुद्र ने तुरंत निमिषा को ये सोचते हुए उसी नंबर पर फोन लगाया जो निमिषा ने उसे दिया था कि शायद वो इस समय उसकी कोई मदद कर दे। पर उधर से एक फोन पर आवाज आई, ये नंबर सेवा में नहीं है। और ये सुनकर रुद्र घबरा गया और गांव वालों को अपनी तरफ लट लेकर आता देख उसकी हालत खराब हो गई। कौन है प्रियंवदा और कौन है वो जलती हुई औरत जो दिखाई देती है प्रेरणा को बार बार? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM ऐप।